हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 10 कीर्तिका बुक का चैप्टर नंबर 2 जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ाने वाली हूँ। इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम है कमलेश्वर और इस कहानी के माध्यम से लेखक कमलेश्वर ने नाक को सम्मान का प्रतीक माना है। जॉर्ज पंचम की नाक कटना अपमान था। नाक का कटना जहाँ ब्रिटिश साम्राज्य की इज्जत धूल में मिलने की निशानी है, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए भी खतरे की बात है। इस पाठ से ये साबित हुआ है कि हमारे देश का छोटा बच्चा भी देश के लिए शहीद हो जाता है तो उसको इतना इज्जत सम्मान मिलता है कि उसके सामने किसी भी विदेशी शासक को सम्मान नहीं मिलता है। फिर देशभक्त नेताओं के सम्मान की बात ही कुछ है। इस बात का भी ज्ञान होता है कि हमारे देश पर विदेशी शासन करते थे परंतु भारतीयों के हृदय पर नहीं। शायद यही कारण है कि नाक लगाने के बाद वातावरण में उदासी छाई सी थी। लेखक बता रहे हैं कि कई वर्ष पहले इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ सेकंड भारत आने की खबर सभी अखबारों में छप रही थी और यहीं पर ही इनके जो एलिजाबेथ सेकंड के टेलर हैं वे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ये जो एलिजाबेथ सेकंड है कब, कहाँ और क्या पहनेंगी। जो इनके सेक्रेटरी और जासूस थे, इन्होंने इनके रास्ते का पहले ही एक तूफानी दौरा किया हुआ था और कैमराज आ गए थे उस टाइम पे, तो फोटोग्राफरों की बहुत बड़ी भीड़ थी और सब के सब उनके फोटोग्राफ्स लेने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। उस समय इंग्लैंड के अखबारों की कतरने भारतीय अखबारों में छप रही थी। जो भी खबर इंग्लैंड के अखबारों में छप रही थी वही खबर भारत के अखबारों में भी छप रही थी। सुनने में यह आया था कि भारत पधारने पर रानी के लिए 400 पाउंड का नीले रंग का सूट विशेष रूप से बनवाया गया है। जो रानी थी वो 400 पाउंड का ब्लू कलर का सूट इंडिया में पहनकर आने वाली थी। उस सूट का रेशमी कपड़ा भारत से मंगाया गया था। अखबारों में रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री तथा प्रिंस फिलिप के कारनामे छापे गए। ये जो है एलिजाबेथ सेकंड, इनके ये हस्बैंड हैं प्रिंस फिलिप, इनके कारनामे छापे गए और यहाँ तक ही नहीं, उनके अंगरक्षकों यानी कि उनके बॉडीगार्ड्स, उनके रसाइयों की पूरी जीवनियाँ तथा शाही महल में रहने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबार में छपी हुई थी। रानी की यात्रा के बारे में लेखक बताते हैं कि चारों तरफ रानी के आगमन की चर्चा जोर शोर से फैली हुई थी, मानो इंग्लैंड की प्रत्येक खबर हिंदुस्तान में तुरंत आ रही हो। दिल्ली में उनके स्वागत के बारे में विचार विमर्श हो रहा था कि जिस रानी के सूट इतने कीमती हैं, यानी कि जिस रानी का सूट भी 400 पाउंड में बनवाया गया है, तो जिसके रसोइये भी युद्ध करते हैं और उस रानी का स्वागत कितने विशाल रूप से करना पड़ेगा, ये टेंशन थी। किसी के बिना कुछ कहे सुने राजधानी दिल्ली को सुंदर, स्वच्छ तथा भवनों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। लेखक कहता है कि दिल्ली में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी परंतु लाट से जॉर्ज पंचम की नाक गायब थी। उनकी नाक सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई थी। ये जो जॉर्ज पंचम है ये एलिजाबेथ सेकंड के दादा लगते हैं और ये सबसे बड़ी मुसीबत थी कि जॉर्ज पंचम की नाक को भारतीयों ने हटा दिया था। उनकी बहुत सारी मूर्ति हमारे इंडिया में थी तो सब मूर्तियों पर से उन्होंने उनकी नाक को हटा दिया था। लेखक कह रहा है कि जॉर्ज पंचम की नाक की लंबी कहानी है। इस नाक के लिए शोर शराबे हुए, कई दिनों तक आंदोलन चले थे। राजनीतिक पार्टियों में इस नाक को हटाने या ना हटाने के पक्ष विपक्ष में गर्मा गर्म बहसें चली थी और जॉर्ज पंचम की नाक रखने वाले दिन रात हथियारों सहित पहरा दे रहे थे। यानी कि उनकी नाक को काट काट कर उनके उन्होंने एक ऐसा रूम बनाया था जिसमें उन्होंने उसे रखा था सारी नाक को, और जो इनके जो इन्हें रख रहे थे वे हथियारों के साथ पहरा दे रहे थे। नाक हटाने वालों की ताक में थे। आगे लेखक जो यहाँ पे वो हैं आप उसे गवर्नमेंट समझ लीजिए, नाक हटाने वालों की ताक में थी। आगे लेखक कह रहा है कि भारत में हर जगह पर ऐसी नाक थी तथा उन्हें हटा हटा कर संग्रहालय में रख दिया गया था। ये संग्रहालय में सारी नाक को एक साथ रखा हुआ है। जहाँ तहाँ इन शाही नाकों के लिए दबिश डालकर युद्ध की तरह स्थिति बन गई थी। यहाँ पर ऐसी युद्ध की स्थिति बन गई थी जिससे जॉर्ज पंचम की नाक वापस आ सके। लेखक बता रहा है कि पर्याप्त सुरक्षा एवं निगरानी करने के बाद भी इंडिया गेट के ठीक सामने वाले लॉर्ड से जॉर्ज पंचम की नाक गायब हो गई है। अब जब एलिजाबेथ सेकंड आएंगी तो सबसे पहले तो वे इंडिया गेट से आएंगी, तो उनके जो बिल्कुल सामने वाला जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी उस पर से भी नाक गायब हो गई थी तथा रानी अपने पति के राज्य में आए और राजा की नाक गायब देखेगी तो इससे उन्हें बहुत कष्ट होगा। तुरंत मीटिंग बुलाई गई। रॉय बनी कि जॉर्ज पंचम की नाक प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इस बहुत ज़रूरी कार्य के लिए मूर्तिकार को सभी एकमत होकर ये कार्य सौंप दिया गया कि आपको इनकी नाक बनानी है। मूर्तिकार ने बताया कि नाक तो बन जाएगी परंतु इस तरह का पत्थर ढूंढ कर लाना पड़ेगा। उन्हें इस तरह का पत्थर नहीं मिल पा रहा था। अब लेखक बता रहा है कि उस तरह का पत्थर लाने की बात सुनकर नेताओं ने एक दूसरे के चेहरे को ऐसे देखा जैसे ये कार्य
अपने से दूसरे के ऊपर सौंप रहे हों। इसके पश्चात इस सवाल का उत्तर क्लर्क को सौंप दिया गया। क्लर्क के पुरातत्व विभाग की फाइलों का निरीक्षण किया, परंतु कुछ भी हासिल नहीं हुआ, यानी उन्हें पत्थर मिल नहीं पाया। उसने कांपते हुए कमेटी के सामने क्षमा याचना की। सबके चेहरे उतर गए। जब उसने कहा कि मुझे पत्थर नहीं मिल पाया तो सबके चेहरे उतर गए। इसके बाद एक दूसरी कमेटी बनाकर यह कार्य उसे किसी भी सूरत में पूरा करने का आदेश दे दिया गया। दूसरी कमेटी ने भी उस मूर्तिकार को बुलाया। मूर्तिकार ने कहा कि भारत में ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं मिलती। वह किसी भी स्थिति में ये कार्य पूरा करेगा, चाहे इसके लिए पूरे भारत के पहाड़ों पर जाना पड़े। अब एक मूर्तिकार ने यहाँ कर ली कि मैं इसकी नाक बनाऊंगा और भारत में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो भारत में नहीं मिलेगी। मैं ज़रूर उस पत्थर को ढूंढ कर लाऊंगा और जॉर्ज पंचम की नाक बनाऊंगा। उसकी मेहनत का भाषण तुरंत समाचार पत्र में छप गया, और जो उसने ऐसी बात कही तो वो तुरंत समाचार पत्र में छप गया। यहाँ लेखक बता रहा है कि वह मूर्तिकार उस लाट की तरह का पत्थर खोजने के लिए निकल गया, लेकिन उसने नकारात्मक उत्तर देते हुए कहा कि नाक विदेशी पहाड़ के पत्थर की बनी हुई है। अब उसने पूरे इंडिया में छान तलाश की कि कहीं उसको वह पत्थर मिल जाए, लेकिन उसने फिर आकर ऐसा उत्तर दिया कि वो विदेशी पहाड़ के पत्थर से बनी हुई है। ये सुनकर सभापति ने क्रोधित होकर कहा कि कितने शर्म की बात है, भारतीय संस्कृति के पाश्चात्य संस्कृति को पूरी तरह अपना ली। उन्होंने कहा कि जो पुरानी संस्कृति आज भी भारतीय संस्कृति ने वो अपना ली, इसके बाद भी वह पत्थर नहीं मिला। निराश व उदास मूर्तिकार अचानक मुस्कुराया और बोला कि एक उपाय है, परंतु शर्त यह है कि यह बात अखबार वालों को पता न लगे। अब वो मुस्कुराया और बोला कि शर्त यह है कि ये बात जो अखबार लिखते हैं उन्हें ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, लेकिन एक उपाय है। सभापति खुश हुआ। सभापति को बहुत खुशी हुई कि ऐसा क्या उपाय है। चपरासी ने गोपनीय बातचीत करने के लिए कमरे के सभी दरवाजे में खिड़कियां बंद कर दिए। मूर्तिकार संकोच करते हुए बोला कि यदि आदेश हो तो अपने नेताओं की किसी मूर्ति की नाक उतारकर इस पर नाक लगा दी जाए। थोड़ी झिझक के पश्चात सभापति ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकृति प्रदान करते हुए इस काम को बड़ी सावधानी से पूरा करने को कहा। अब वे क्या कर रहे थे? किसी और नेता की नाक को उसकी जॉर्ज पंचम की नाक पर फिट करने वाले थे। अब लेखक आगे बता रहे हैं कि नाक के लिए वे मूर्तिकार पुनः यात्रा पर निकल पड़ा। उन्हें अब ऐसे कोई नेता की तलाश थी जिनके पास ऐसे वाले पत्थर की नाक हो, तो वो यात्रा के लिए निकल पड़ा। वह दिल्ली से मुंबई गया, गुजरात और बंगाल गया, उत्तर प्रदेश, मद्रास, केरल आदि संपूर्ण भारत के कोने कोने तक गया। वो हर जगह इस चीज़ की तलाश में गया, लेकिन सब प्रतिष्ठित देशभक्त नेताओं की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से लंबी थी। सबकी नाक लंबी थी। ये उत्तर सुनकर सब दोबारा क्रोधित हो गए। मूर्तिकार ने भरोसा दिलाया और कहा कि सन 42 में शहीद हुए छोटे बच्चों की नाक संभवतः इससे मिल जाए, कि जो सन 42 में जो बच्चे शहीद हुए हैं, क्या पता उनकी नाक मिल जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात रही कि उन बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी, यानी कि जॉर्ज पंचम की नाक बहुत ज़्यादा छोटी थी। मूर्तिकार ने पूरा निराशाजनक उत्तर दे दिया। अब मूर्तिकार ने फिर मना कर दिया। लेखक आगे बता रहे हैं कि दिल्ली में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। जॉर्ज पंचम की नाक न होने के कारण सभी नेता परेशान थे। उधर मूर्तिकार पैसों के लोभ में फंसकर तरह तरह के उपाय बता रहा था। उसने एक अन्य उपाय बताया कि 40 करोड़ लोगों में से किसी का तो नाक जॉर्ज की नाक की नाप से मिलेगा, तथा इसके लिए अब आप लोग दुखी या परेशान न हो, क्योंकि नाक लगाने की जिम्मेदारी उसकी है। आपस में कानाफूसी के बाद मूर्तिकार को स्वीकृति दे दी गई। उसने कहा कि 40 करोड़ लोग हैं हमारे इंडिया में, किसी की तो नाक होगी जॉर्ज पंचम की नाक जैसी, तो उसकी नाक काट कर लगा देंगे। तो थोड़ा उन्होंने सोचा सबने, और फिर उसे हाँ कर दी कि ठीक है। अब आगे लेखक बता रहे हैं कि अगले दिन समाचार पत्र में केवल इतना ही छापा कि जॉर्ज पंचम को जिंदा नाक लगाई गई है। इस नाक से पहले हथियार से लैस सैनिकों को सुरक्षा के लिए तैनात किए गए। तालाब को साफ सुथरा करके उसमें स्वच्छ व ताज़ा पानी भर दिया गया, जिससे जिंदा नाक सूखने न पाए। मूर्तिकार खुद अपने ही बताए गए उपाय से दुखी व परेशान होकर कुछ और अधिक समय की मांग करने लगा था। उसने चेतावनी के अनुसार नाक लगा दी, परंतु उस दिन समाचार पत्र में कोई समाचार नहीं आया। न फीता कटा तथा न उद्घाटन कर कुछ स्वागत समारोह ही हुआ और न ही सार्वजनिक सभा हुई। आगे लेखक बता रहा है कि केवल एक ही नाक की आवश्यकता थी, फिर इतना दुखद वातावरण क्यों था, इसकी जानकारी नहीं मिली।